नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे साप्ताहिक खबरों की, जो कि अगस्त के लास्ट वीक में ये सभी खबरें विभिन्न राज्यों से प्रकाशित हुई हैं। सभी खबरें दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित हैं। इन्हीं खबरों में से सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से प्रकाशित खबर की, जो कि एक अंग्रेजी समाचार में प्रकाशित हुई। इस खबर के अनुसार एक उच्च स्तरीय पैनल के द्वारा स्वास्थ्य संबंधित 9 कैटेगरीज को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के दायरे में लाने से नकारा। पूरी तरह से उसे अब नकार दिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया था और इसी पैनल के द्वारा एक मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश जी अग्रवाल ने की। और इसी पैनल में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास मंत्रालय के सदस्य भी शामिल थे। विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ मेडिकल कंडीशन को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल करने की बात की गई थी। उसके लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे और उनके अध्ययन के बाद ये पाया कि कोई भी स्वास्थ्य स्थिति या मेडिकल कंडीशन दिव्यांग कैटेगरी में शामिल नहीं की जा सकती। वो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के मापदंड हैं उनको पूरा नहीं करते। इस तरह की 9 कैटेगरी थी, जिसमें मिर्गी संबंधित स्वास्थ्य स्थिति, अस्थमा, त्वचा संबंधित या रक्त संबंधित जैसे मामले थे। पैनल का कहना था कि सभी 9 कैटेगरी में से कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है जो कि कोई स्थायी विकलांगता उत्पन्न करती हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित अंगों को करती हो और उसके बाद में उसे दिव्यांग कैटेगरी में शामिल किया जाए। ऐसी स्थिति नहीं पाई गई थी। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के अपने तर्क थे, लेकिन उन सभी तर्कों के जवाब दिए गए थे। उसमें हियरिंग का भी एक मामला था। उस पर टिप्पणी करते हुए पैनल की तरफ से कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर जिसे सुनने में समस्या है और एक कान से पूरा सुनाई देता हो और दूसरे कान से कम सुनाई देता हो, तो वो दिव्यांग कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पैनल की तरफ से कहा गया कि 2023 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में किए गए संशोधन में कुछ कैटेगरीज को शामिल किया गया है। हालांकि ये सभी कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी में शामिल नहीं की गई थी, लेकिन 40% से कम वाले कैटेगरी में वो शामिल की गई हैं, जिन्हें 40 से कम दिव्यांगता थी। उसमें मिर्गी, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया जैसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं और इन्हें उसमें शामिल किया गया है। इन कैटेगरीज को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, एजुकेशन हो या उपकरणों का वितरण हो, उनका लाभ मिल सकता है, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ इन कैटेगरी को नहीं दिया जा सकता। तो अब ये सभी स्वास्थ्य संबंधित यानी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक स्वागत योग्य डिसीजन आया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ की तरफ से कहा गया है कि किसी दिव्यांग की अनुपलब्धता के बाद भी आरक्षित
कैटेगरी के दिव्यांगों के पदों को अनारक्षित कैटेगरी वाले दिव्यांगों को नहीं सौंपना चाहिए। उन पदों को आरक्षित वर्ग वाले दिव्यांगों को ही सौंपना चाहिए। ये फैसला न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की खंडपीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ता भी एक दिव्यांग है, लेकिन वो अनारक्षित कैटेगरी में आता है, यानी 40% की कम दिव्यांगता कैटेगरी में वो शामिल है। उसे 17% सुनने में समस्या है, जिसे पद पर जाने से रोका। उसने याचिका दायर की और उसके बाद कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही ये टिप्पणी की कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के उद्देश्यों की पालना के लिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की कन्वेंशन का भी उसमें जिक्र किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत है उनके पालन के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। किसी दिव्यांग की अनुपलब्धता के बाद अनारक्षित कैटेगरी के दिव्यांगों को पद नहीं दिया जा सकता। वो पद आरक्षित वाले दिव्यांगों को ही दिया जाना चाहिए, ये खंडपीठ की तरफ से कहा गया। ऐसा ही मामला कल जिसका मैंने जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था और उस मामले से भेदभाव होने की काफ़ी संभावना बन जाती है। मामला असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर था, जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं, आप वो देख सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार तय कर सकती है कि कौन सा पद किस कैटेगरी के दिव्यांग को दिया जाना चाहिए। ऐसे में जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से दिव्यांग हैं, कई ऐसी कैटेगरी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, सरकार अगर चाहे तो उनको लाभ नहीं दे सकती, किसी और दिव्यांग को वो पद दिया जा सकता है। तो इस तरह के भेदभाव होने की संभावना बन जाती है। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसका मैंने कल जिक्र किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। कुछ दूसरी खबरों की बात करते हैं। कर्नाटक से खबर प्रकाशित हुई है। पूर्व राष्ट्रीय पैरालंपिक की प्रेसिडेंट दीपा मलिक को एटीएफ बोर्ड में शामिल किया है, यानी असिस्टेक फाउंडेशन बोर्ड में उन्हें मेंबर बनाया गया है। दीपा मलिक राष्ट्रीय पैरालंपिक के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी है, जिसमें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार आदि शामिल हैं। वर्तमान में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं और उत्तर प्रदेश विशेष सलाहकार बोर्ड के भी मेंबर वो हैं। संगीत से संबंधित भी राजस्थान से खबर प्रकाशित हुई है। जोधपुर के कायलाना में स्थित यह संगीत प्रतियोगिता 12 से 14 सितंबर 2025 को होने जा रही है। स्वर माधुरी संस्थान की तरफ से प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 2 वर्गों में ये प्रतियोगिता बेरोजगार दृष्टिबाधितों के लिए होगी, जिसमें बाल वर्ग 8 से 18 और युवा वर्ग 19 से 40 वर्ष। इसके अलावा राजस्थान से एक और खबर प्रकाशित हुई है। बीकानेर के पटेल नगर में लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। शिक्षा विभाग ने भी अपनी तरफ से इसके लिए अनुमति दे दी है। मोंदड़ा फाउंडेशन की तरफ से ये हॉस्टल ब्लाइंड लड़कियों के लिए बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। तकनीकी से संबंधित भी एक खबर चेन्नई से प्रकाशित हुई है। चेन्नई आईआईटी के एक पूर्व छात्र की तरफ से टूल तैयार किया गया है गणित के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ऐसे बच्चे जिनको सीखने में समस्या होती है उनके लिए ये टूल तैयार किया गया। 50 स्कूलों में ये काम कर रहा है। काउंट ऑन मी के नाम से ये टूल तैयार किया गया है और अब आसानी से बच्चे
जिनको सीखने में समस्या है वो अपने गणित के सवालों को सॉल्व भी कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड से खबर प्रकाशित हुई है। संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया है। ग्वालियर में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 9 छात्रों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 11 मेडल छात्रों की तरफ से जीते। अरनिया से भी एक खबर प्रकाशित हुई है। मुरुसुलीन नाम के एक धावक जो कि ब्लाइंड हैं, उन्होंने जूनियर पैरालंपिक प्रतियोगिता में 1500 मीटर धावक प्रतियोगिता में उन्होंने रजत पदक जीता है और लॉन्ग कूद में उन्होंने कांस्य पदक जीता है और उनके गांव से इसको लेकर जश्न की भी खबरें आई हैं। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं एक और खबर जो कि दिल्ली से ही प्रकाशित हुई है। मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त दिल्ली का घर इस बार चर्चाओं में है। रेजिडेंट्स विशेष रूप से एक्सेसिबिलिटी को लेकर दिल्ली लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस घर का पुनर्निर्माण किया गया और इसके निर्माण में 4 बार उन्हें फेरबदल परिवर्तन करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे मूल उद्देश्य सुगम्यता के बारे में बताना है। फाइनली एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अब मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त का आवास सुगम्यता युक्त बन चुका है। इसके अलावा पिछली बार एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसका भी मैंने जिक्र किया था। एक नाबालिग जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उसके साथ मेरे भाइयों ने दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया। अब वो तमिलनाडु से पकड़े गए हैं। एक और खबर जो कि पूर्व में प्रकाशित हुई थी, हरदोई उत्तर प्रदेश, शायद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में है, डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के ब्लाइंड स्कूल की घटना काफ़ी चर्चा में रही। 2023 में नैब के पूर्व सचिव श्याम सिंह धनक जो दुष्कर्म के आरोप में जेल गए थे 2023 में, उनको जमानत मिली है। ये खबर भी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल खबर भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। लंदन से ये खबर प्रकाशित हुई है। एक आयरिश छात्रा जो कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, उन्होंने दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए गर्भधान परीक्षण पद्धति तैयार की है जो कि वैज्ञानिक के तौर पे भी खरी उतरती है और ऐसा करने वाली वो पहली दृष्टिबाधित छात्रा हैं। आयरलैंड के यूनिवर्सिटी में वो अध्ययनरत हैं। रिसर्च के दौरान उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और सफलता मिली। अंत में 5 सितंबर को प्रकाशित खबरों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। दृष्टिबाधित शिक्षकों से जुड़ी ये खबरें जो विभिन्न राज्यों से प्रकाशित हुई हैं। कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दृष्टिबाधित शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा की गई थी। 5 सितंबर को सभी को मालूम है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या नेशनल टीचर्स डे होता है और वो सेलिब्रेट किया गया था पूरे देश भर में। इनमें उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अमित कुमार यादव जो कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। जय कुमार उन्हीं के स्कूल में हैं, बलिया से हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। दिल्ली से भी खबर प्रकाशित हुई है। रोहिणी स्थित AICB और उनकी सहयोगी संस्था, सहयोगी इसलिए कह रहा हूँ कि आप में गठबंधन है, जो भी कार्यक्रम होता है तो वो शामिल होते हैं। नेत्रहीन कल्याण परिषद और एक और संस्था या सोसाइटी दिनकर करके कुछ नाम है, वो भी शामिल हैं। और
एआईसीबी की तरफ से दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं रविंद्र इंदिराज सिंह, उनको आमंत्रित किया चीफ गेस्ट के रूप में, और उन्होंने दृष्टिबाधित शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा की है, सराहना की है। तो इसी तरह से अन्य राज्यों से भी खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो ये सब खबरें गत सप्ताह और अब तक प्रकाशित हुई हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। आगे जो भी खबरें होंगी वो नेक्स्ट वीक में साप्ताहिक खबरों में शामिल करूँगा। कोई विशेष खबर होगी जिसको ज़रूरी होगा कि हमारे साथियों तक तुरंत पहुंचनी चाहिए तो उसका भी मैं जिक्र करूंगा। मैं रोज़ खबर इसलिए साझा नहीं कर सकता, समय की कमी है, इसलिए साप्ताहिक खबर के रूप में ये सारी खबरें मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगली जानकारी या खबर के साथ।